हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलाही केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम यूपी बोर्ड के लिए अनसोल्ड पेपर लेके आए और ये अनसोल्ड पेपर है बच्चों, ये है अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर। इसको सॉल्व करेंगे। अब हम डेली एक न एक अनसोल्ड पेपर सॉल्व करेंगे, चाहे अग्रवाल का हो या फिर राहुल का हो। अग्रवाल का मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ, कोचिंग में भी मैं अग्रवाल का अनसोल्ड नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, आंसर भी नहीं दे रखे मगर सॉरी, जो राहुल का है उसमें मिस्टेक्स भी नहीं है और उसके आंसर भी दे रखे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। पर कोई बात नहीं, हमारे पास अग्रवाल का है तो इसी का ही अनसोल्ड पेपर आज करेंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे अनसोल्ड पेपर सॉल्व करते हैं, क्या क्या अप्रोच हमें लगानी चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, होता क्या है, मेरे पास जो अग्रवाल का अनसोल्ड है इसमें हम बच्चों 2022 का अनसोल्ड पेपर पहले करेंगे। क्यों करेंगे, ये इसका रीज़न है। ठीक है, क्योंकि आप 2024 में पेपर देने वाले हैं और 2024 एक सम संख्या होती है, तो सम संख्या वाले जो साल वाले जो अनसोल्ड पेपर है उन्हें पहले सॉल्व करेंगे, जैसे 22, 20, 18, 16, 14, 12। ठीक है, तो ये पहले करेंगे और शुरू करते हैं हम अनसोल्ड पेपर। और पहला ही न्यूमेरिकल है और जो पहला विकल्प है सॉरी पहला जो विकल्प है बच्चों, ये ठोस अवस्था से है और ठोस अवस्था जो चैप्टर है वो हमारा हट चुका है, तो ये विकल्प भी हम नहीं करेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा विकल्प है। विकल्प में पढ़ देता हूँ। ठीक है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रखा है 0.437 मोल लीटर इनवर्स, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बच्चों इसका, ठीक है, 0.496 मोल लीटर इनवर्स। तीसरा आपको दे रखा है 0.546 मोल लीटर इनवर्स। और चौथा और लास्ट दे रखा है 0.637 मोल लीटर इनवर्स। बच्चों, ये जो ऑप्शन है इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इन्हें बोला है 400 ml विलेन में 7 ग्राम NaOH घुला हुआ है, विलीन है, तो विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हमें जो विलेन दिया है उसका आयतन दे रखा है विलेन का 400 ml। बच्चों देखो, आपको पता हो कि आयतन हमेशा लीटर में लगता है, तो 400 को हम डिवाइड कर देंगे बच्चों 1000 से, और जैसे आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10, और 4/10 ही रहने दो आप, बिल्कुल ना काटें, आगे सब कट जाएगा। 4/10 लीटर हो गया। बोला क्या है, 7 ग्राम NaOH है, तो NaOH का जो भार है बच्चों वो है 7 ग्राम। NaOH का जो अणुभार होता है बच्चों वो निकाल लो आप, कितना होगा, NaOH है। ठीक है, एक Na है, एक Na का 23 लगा दो, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 लगा दो, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 लगा दो। ये 23 हो गया, ये 16 हो गया, ये 1 हो गया, ये 23 और 17 हो गए बच्चों। ठीक है, 7, 3, 10 का 0 हासिल, 1, 2 और 1, 3 और 1, 4, तो 40 ग्राम पर मोल आपका इसका अणुभार आ जाएगा। अब हमसे पूछिए क्या है, हमसे पूछिए बच्चों मोलरता क्या होगी। मोलरता बराबर होती है विलेय के मोल बटे विलेन का आयतन लीटर में। बच्चों मोल जो होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार होता है इनटू V लीटर में। ये आपका फॉर्मूला बनेगा, सारी वैल्यू आपको गिवन है। W कितना है, स्मॉल W 7 है, स्मॉल m कितना है बच्चों, ये 40 है, और b कितना है बच्चों, b है 4/10। 4/10 है, 0 से 0 काट ही दो आप, ये हो जाएगा 7/16। अब देखो पॉइंट तो लगाना पड़ेगा, तो ये 70 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 16 चौक 64 लगेंगे, 16 पंजे 80 तो लग नहीं पाएंगे। 16 चौक 64 जैसे ही आप लगाओगे बच्चों, यहाँ से बचते हैं 6, 60 हो जाएगा, और 16 3 48 लगना चाहिए, क्योंकि 16 चौक 64 ज़्यादा हो जाएंगे। 48 जैसे लगेंगे, 12 बचेंगे, 122 120 हो जाएगा, और 16 डिब्बे 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते लग जाएंगे। ठीक है, सत्ते आप और लगा दो। ठीक है, दिस वन 0.437 मोल लीटर इनवर्स, ये आपका आंसर आएगा। और क्या ये आंसर कहीं मैच करता है? हाँ, पहला ही ऑप्शन है वो मैच कर जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मल्टीपल आते हैं। देखो आपको करना क्या है, अप्रोच लगानी है, तो अप्रोच बिल्कुल सिंपल लगाए, मोलरता का सूत्र लगाया और वैल्यू को प्लेस किया, तो पहला आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगला जो विकल्प है ये है हमारे पास बच्चों गा विकल्प। बच्चों ये जो गा विकल्प है ये गारंटेड बहुत बार क्वेश्चन ये आया है, आप ध्यान रखना। जब मैं वन शॉट लेके आऊंगा पर चैप्टर का तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो क्या है क्वेश्चन, उसी पे हम बात करते हैं। पहले हम इसके मल्टीपल लिख देते हैं, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन है और इसके जो मल्टीपल है ऑप्शन दे रखे हैं। ए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों, ठीक है, सेकंड इनवर्स। तीसरा ऑप्शन है जो बच्चों, ठीक है, ये है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। और चौथा और लास्ट ऑप्शन है बच्चों ये है मोल लीटर इनवर्स सेकंड। और हमसे पूछा क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो जब भी आपको वेग स्थिरांक, ये गारंटेड आपको एक विकल्प जरूर मिल जाएगा, वेग स्थिरांक की इकाई या तो प्रथम कोटि के पूछेगा या शून्य कोटि के पूछेगा या द्वितीय कोटि की भी ये पूछ लेता है। तो करते क्या है बच्चे, रखते हैं तो भूल जाते हैं, जाहिर सी बात है, कोई भी कितना भी याद करे। केमिस्ट्री तो वैसे भी आपने सुना होगा, केमिस्ट्री है बेवफा रात को रटी दिन को सपा, और ये तो सपा हो जाने वाली है। तो हम क्या करें ऐसा, तो इसकी एक दो ट्रिक है वो मैं आपको बता दूं। जब भी आप किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र निकालना चाहें, सिंपल सा ये शॉर्ट ट्रिक लगा दें आप, तो दो के बराबर होता है मोल पर लीटर की पावर 1-n/सेकंड। बच्चों ये सिंपल सा लॉजिक है, इस लॉजिक के फॉर्म से या शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म से आप बना सकते हैं। अब क्या बोला है, देखो यहाँ पर जो n है बच्चों ये है अभिक्रिया की कोटि। ये क्या होती है बच्चों, ये होती है अभिक्रिया की कोटि। अब क्या बोला है उसने, प्रथम कोटि, तो n बराबर कितना रख दोगे, 1 रख दो। जैसे ही आप रखोगे तो k बराबर क्या होगा, मोल पर लीटर की पावर 1-1/सेकंड। अब बताओ 1 में से 1 गया तो क्या बचा, सन्नाटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर सन्नाटा अपॉन सेकंड। और किसी की पावर सन्नाटा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, यानी 1/सेकंड। और इसका मतलब हो गया सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स है, हाँ, राइट आंसर आपका सेकंड, यानी कि सेकंड आंसर आपका होगा सही। तो ये था हमारे पास विकल्प तीसरा। बढ़ते हैं हम चौथे विकल्प की तरफ, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कैसे इसको कर पाते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो अगला है हमारे पास चौथा मल्टीपल है बच्चों, ठीक है। चौथा मल्टीपल क्या कह रहा है, ठीक है, इसके ऑप्शन इसने दे रखे हैं। पहला दे रखा है बेंजल्डिहाइड, ठीक है, नाम दे रखे हैं, ठीक है। पहला दे रखा है बेंजल्डिहाइड, दूसरा दे रखा है ऑर्गेनिक से बेंजोइक अम्ल, तीसरा हमें दे रखा है एथिल बेंजोएट, और चौथा हमें दे रखा है इथेनोइक अम्ल। तो इसने पूछा क्या है, इसने वो पूछा है बेंजेना जल अपघटन पे बेंजेनामाइड बनाता है। अब बेंजेनामाइड, यहाँ पर काफी कंफ्यूजन होती है। अब बेंजेनामाइड क्या होता है बच्चों, बेंजीन के सर पे, अरे बोल दो, CONH2। बच्चों ये होता है बेंजेनामाइड, और इसका हम करा दें जल अपघटन। जल अपघटन कराने पर ये पूछ रहा है कि कौन सा यौगिक यहाँ से बनेगा। सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप इसे बनाइए। तो दो बिल्कुल आप ऐसे करके बना दो। देखो बेंजेनामाइड है, आप इसे ऐसे लिख सकते हो CO और NH2, और इसकी अभिक्रिया आपको करानी है जल से। देखो जल को आप HOH लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिब्बे में बंद कर लो अमोनिया को, जल अपघटन करा दिया। और जैसे ही आप अमोनिया को बंद करोगे, बताओ CO से क्या लग जाएगा बच्चों, CO से लग जाएगा OH, और अमोनिया जो है वो रिलीज हो जाएगी। अब ये जो बना बेंजीन के सर पे COOH क्या होता है, बेंजोइक एसिड होता है, यानी बेंजोइक अम्ल होता है। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन था बच्चों वो करेक्ट हो जाएगा, यानी बेंजोइक अम्ल इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हम यहाँ जो है हमारे पास, ठीक है, पांचवा विकल्प है यहाँ। तो यहाँ को देखते हैं क्या क्या पूछा है, और विकल्प भी लगाते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ जो कह रहा है एक अभिक्रिया है, ठीक है। अभिक्रिया क्या है, देखो मैं लिख देता हूं, ये अभिक्रिया है RNH2 प्लस CHCl3
प्लस KOH और डिब्बे में लिखा है ALC। ALC का मतलब है एल्कोहलिक, एल्कोहलिक KOH है। और यहां से अभिक्रिया कराने पर अभिक्रिया कहलाती है, ये अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन आपको दिया है गाटरमान, गाटरमान कॉक। दूसरा विकल्प हमें दिया है कार्बिल, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तीसरी हमें दी है हॉफमैन ब्रोमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड। और चौथी हमें दी है बच्चों सिम्ट अभिक्रिया, सिम्ट अभिक्रिया। तो ये अभिक्रियाएं दी हैं और नेमिंग रिएक्शन मैंने करा दी है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो यूट्यूब पे आप देखें, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पर मैंने अभिक्रिया जो नेमिंग रिएक्शन है उसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करा दिया, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी नेमिंग रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिग्री अमाइन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म NaOH से कराते हैं बच्चों। ये बड़ी रटी रटाई रिएक्शन है, काफ़ी बच्चे इसे डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। ठीक है, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो बिना कुछ लिखे। जब भी हम 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH से कराते हैं, कौन सी रिएक्शन है? बहुत अच्छे कार्बिल अमीन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड बनते हैं, दुर्गंध युक्त रखते हैं और इन्हीं का IUPAC नाम कार्बिल अमीन होता है। यानी कि ये जो अभिक्रिया का आंसर होगा बच्चों, ठीक है, बिल्कुल रद्दी सा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है CBE UP बोर्ड ने। ठीक है, तो सिंपल है। अगला जो चाह है, चाह के ऑप्शन में आपको बता देता हूँ। ये आता है क्वेश्चन, कह रहा है RNA में उपस्थित क्षारक है। तो RNA में आपको पता होगा, ठीक है, यूरेसिल एक एक्स्ट्रा होता है, बाकी ग्वानिडीन, साइटोसिन, एडेनिन ये तो होते ही है। ठीक है, तो देखते हैं क्या एडेनिन, ग्वानिडीन, साइटोसिन, थायमिन। तो क्या होगा ऑप्शन होगा हमारा 4th सही हो जाएगा, एडेनिन, ग्वानिडीन, साइटोसिन और यूरेसिल। अगर DNA पूछता तो DNA में यूरेसिल के जगह पे क्या होता है बच्चों? थायमीन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास जो विकल्प है वो कवर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम 2 के का पे बनते हैं, तो ये 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, जो भी है वो देखते हैं। 2 का का है, ये ठोस अवस्था का है, इसे आप हटा दो। खा जो है इसे जरा देख रहे हैं। बासदाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हो? विलेय के बासदाब एवं मूल प्रवाह के आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध का व्यंजक लिखिए। व्यंजक लिखिए, उसने ये नहीं पूछा व्यंजक करके दिखाइए, व्यंजक लिखना है। तो बासदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है, विलायक। अब शुद्ध विलायक का जो बासदाब होता है बच्चों P0 होता है। कई बच्चे कहेंगे कि अरे विलायक भी उड़ता है क्या? हाँ भाई, जल उड़ता है। और ये कैसा है? एक वोलाटाइल है, यानी वाष्पशील पदार्थ होता है। अब हमने क्या कर दिया, ये जो शुद्ध विलायक का मिश्रण था इसमें हमने अवाष्पशील विलय मिला दिया, अवाष्पशील विलय मिला दिया दिस। तो ये जो विलयन बना, अवाष्पशील विलयन बना, इसका विलयन होगा PS। अब जाहिर सी बात है खाली जल था तो ये ज्यादा वाष्प बना रहा था। जैसे इसमें अवाष्पशील आप विलय मिलाएंगे तो वाष्प की जो सतह है उसको ये क्या कर लेगा, घेर लेता है। तो उसके तुलना में जितना शुद्ध बासदाब, जो शुद्ध विलायक से बास निकल रही थी, बासदाब बन रहा था, उतना विलयन से बासदाब नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि P0 की वैल्यू क्या होगी, PS से ज्यादा होगी। और P0 की वैल्यू P0 की वैल्यू PS से ज्यादा होगी। और ये पूछ क्या रहा है, बासदाब में आपेक्षिक अवनमन पूछ रहा है। तो बासदाब में अवनमन क्या होगा? तो बच्चों बासदाब में अवनमन होगा P0 माइनस PS। ये तो बासदाब में अवनमन हुआ। आपेक्षिक का मतलब किसी के साथ तुलना करनी है, यानी कि प्रारंभिक के साथ तुलना कर दो। तो P0 माइनस PS अपॉन P0, तो ये होता है हमारे पास बासदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो क्या लिखना था तो वो मैं आपको बताता हूं। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो विलयन का बासदाब शुद्ध विलायक के बासदाब से कम हो जाता है, तथा शुद्ध विलायक का बासदाब और विलयन के बासदाब के अंतर का शुद्ध विलायक के साथ तुलना करने पर जो भी अवनमन आता है उसे बासदाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और इसे P0 माइनस PS अपॉन P0 से प्रदर्शित करते हैं। और अगर आपको पता हो, इसका व्यंजक पूछ रहा है तो आपको पता होगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू होता है Chi2।
और Chi2 जो होते हैं विलय के मूल प्रभाज होते हैं स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये आपसे जो व्यंजक था वो आपसे पूछा था, तो आप चाहे ये लिख के चले आए, ये लिख के चले आए, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है 2 का घ। 2 का घ है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। ठीक है, देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन विभव जो होता है, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इसका अपचयन और ऑक्सीकरण विभव दोनों ही क्या होते हैं बच्चों, दोनों ही शून्य होते हैं, क्योंकि ये मानक इसे कर देते हैं हाइड्रोजन को। और होता क्या है, जब हम हाइड्रोजन के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कराते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन की, ठीक है, रॉड को, ठीक है, हाइड्रोजन एक गैस है, तो इसको क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें हाइड्रोजन करके डिप कराते हैं, तो इसका जो मानक जो सेटअप बनता है उसी को हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कह देते हैं। नापते हैं तो इसका ठीक है, मानक अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव दोनों का मान 0 आता है। ठीक है, अगला है वैद्युत अपवहन, ये कट हो चुका है। स्टोइकियोमेट्री दोष, ये भी कट हो चुका है। तनु नाइट्रिकम, ये भी कट है। अब है तीसरे का गा। तीसरे का गा कह रहा है एक दंतुर लिगेंड को उदाहरण की सहायता से समझाइए। बच्चों लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड वो पदार्थ होते हैं या वो स्पीसीज होती हैं जो कि केंद्रीय धातु परमाणु को एकाकी युग्म दान करती है। एकाकी युग्म मतलब है इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई स्पीसीज जो एक एकाकी युग्म दान करती है एक बार में, उसे हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। अब इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे F- एक ही लोन पर डोनेट करेगा तो ये एक दंतुक होगा, जैसे Cl-, जैसे Br-, जैसे I-, और अगर हम बात करें Cn-, Nc-, ये सब के सब एक दंतुक लिगेंड है, क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु को एक ही लोन पेयर प्रदान करेंगे, इसलिए ये एक दंतुल लिगेंड है। एक दंतुल लिगेंड वे लिगेंड होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक एकाकी युग्म दान करते हैं। उदाहरण मैंने कई सारे लिखा दिए, आपसे केवल एक ही उदाहरण पूछा था। तो ये था हमारे तीसरे का गा का आंसर। और दूसरा आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है देखते हैं जरा। कह रहा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर बताइए। अरे बहुत अंतर है, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज होता है, जबकि जो फ्रक्टोज है वो ठीक है हेक्सोकीटोज होता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, इनकी संरचनाओं में अंतर बताना है। तो ग्लूकोज होता है बच्चों CHOH का होल 4 और CH2OH, तो ये हमारे पास ग्लूकोज होता है, इसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज की संरचना है। अगर हम फ्रक्टोज की संरचना बनाएं तो ये बनती है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। तो बच्चों इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, तो ये हमारे पास फ्रक्टोज होता है। तो ये होती है बच्चों ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर। ठीक है, हमसे संरचना में अंतर पूछा था तो हमने बता दिया। तो ये थे आपके 2 नंबर का क्वेश्चन जो आप आसानी से कर सकते थे। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। और चौथे का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, कह रहा है एक सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 सेल की वैल्यू आपको दे रखी है 1.1 वोल्ट। आगे क्या पूछा है, आगे इसने पूछा है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। अभिक्रिया है Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस आगे लगाया एक्वस लगाया। ठीक है, एरो Zn2 प्लस एक्वस और प्लस ऑफ Cu सॉलिड। इस अभिक्रिया के लिए हमें मानक गिब्स ऊर्जा की वैल्यू पूछिए डेल्टा G0। बच्चों डेल्टा G0 बराबर होता है, रटाया क्वेश्चन है क्या है, ठीक है, -N E0 सेल F। अब N क्या होती है, N होती है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सेल अभिक्रिया में जितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं, तो आप देख रहे हो इधर 2 चार्ज है, इधर भी 2 चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागे, तो N की वैल्यू हो जाएगी 2। E0 सेल आपको दिया है 1.1 और F है फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की कितनी वैल्यू होती है 96,500 कूलम पर वोल्ट। ये फैराडे कांस्टेंट होता है। ठीक है, मैंने तो बोल दिया फैराडे, तो आप यहाँ पर लगाए 96,500। अब बच्चों ये आपका मैथ का पार्ट है, ये तो इतनी कैलकुलेशन कर ही लोगे, और ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में। अरे किलो जूल में अगर पूछेगा तो 1000 से डिवाइड करके आप आंसर कर सकते हैं, आसानी से आप कर सकते थे बच्चों। ये था 3 नंबर का क्वेश्चन था, इजी थे। ठीक है, आसानी से कर सकते थे आप। ठीक है, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। कई बच्चे तो ऐसे हैं, ठीक है, मर जाते हैं जैसे ही पता चलता है न्यूमेरिकल है। ठीक है, अरे भैया न्यूमेरिकल कहाँ से आए वो। ठीक है, तो कैसे करोगे, आसानी से कर सकते हो, कोई टफ नहीं होते हैं। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखनी है। तो टिप्पणी ये लिख नहीं सकते क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक कट है। वैद्युत कण संचलन
पृष्ठीय रसायन में, स्कंदन भी पृष्ठीय रसायन में है। अगला है हमारे पास एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि और अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत बढ़िया है। जब भी एनिलीन का नाइट्रीकरण कराते हैं तो बहुत पंगा हो जाता है, और इसमें जो पंगा था वो मैंने हाईलाइटेड कराया था कोचिंग में। मैंने बोला था बच्चों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रीकरण अगर हम कराएं एनिलीन का तो भैया हमें ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन मिलना चाहिए। दहेज में कौन मिल जाता है? मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिल जाता है, और कम मिले तो ठीक भी है, बहुत अच्छे अमाउंट में मिलता है। कितना परसेंट मिलता है? 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन बन जाता है। और यही पूछा है इसने, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो इसकी पहले लिखना है, लैंग्वेज लिखना है, तो लैंग्वेज में आपको बता देता हूं। जब एनिलीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन तथा पैरा नाइट्रो एनिलीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसमें पैरा नाइट्रो एनिलीन मुख्य उत्पाद होता है और ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन अल्प उत्पाद होता है। अब इसकी अभिक्रिया भी आपसे पूछी है, क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन है, तो अभिक्रिया आप आसानी से लिख सकते हो। बच्चों ये है एनिलीन, एनिलीन है ये, और एनिलीन की अभिक्रिया आप करा रहे हो सांद्र यानी नाइट्रीकरण करा रहे हो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा रहे हो डायरेक्ट। और जैसे ही आप कराओगे तो यहाँ पे 3 उत्पाद मिलते हैं। पहला मिलता है NH2 NO2, ये होता है ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, साथ में क्या बनता है? मेटा नाइट्रो एनिलीन लाइक दिस। और अगला मिलता है बच्चों पैरा नाइट्रो एनिलीन लाइक दिस, NH2 NO2। अब ये मिल जाता है 51%, ये मिल जाता है 47%, बच्चों ये बन जाता है 2%। तो ये जो होता है बच्चों, ये होता है मुख्य उत्पाद, और ये जो होता है बच्चों ये होता है अल्प उत्पाद। अब यहाँ पर एक बात ये उठती है कि एनिलीन तो जो NH2 ग्रुप है वो +M है, और ये तो ऑर्थो पैरा निर्देशी है। अगर ये ऑर्थो पैरा निर्देशी है तो मेटा काय को बनता है, ठीक है, तो काय को बनता है यही मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए बनता है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्टर हो जाती है, और उस केस में एनिलीनियम आयन बन जाता है। और कई बच्चे सोचते होंगे यार क्या बता रहे हैं, ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो रिएक्शंस जो होती हैं उनका एक ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर क्या है? एक शॉर्ट ट्रिक आप याद रखना, मोस्टली मैं जेईई नीट के बच्चों को ये बताता हूँ। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक है, अब ऐसे हैं, अब ऐसे हैं, हाँ ठीक है, ऐसे, ठीक है, अब ऐसे हैं, ठीक है, ये अमिताभ वाला देखिए हैं, ठीक है, अब ऐसे हैं। अब ऐसे का मतलब है सबसे फास्टर रिएक्शन होती है A4 एसिड और B4 बेस, यानी एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। A4 होता है एडिशन, फिर एडिशन रिएक्शन होती है, और फिर होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और E से होती है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यूपी बोर्ड का कहेंगे अरे यार क्या इंग्लिश में बता रहे हो, तो यार हिंदी तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। एसिड का मतलब हो गया अम्ल, और बेस का मतलब क्षार। तो सबसे तेज अभिक्रिया होती है अम्ल और क्षार की। उसके बाद एडिशन यानी कि योगशील अभिक्रियाएं होती है। उसके बाद है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, प्रतिस्थापन। और फिर उसके बाद है एलिमिनेशन, यानी कि उसके बाद हमारे पास सबसे धीरे गति से जो अभिक्रियाएं होती हैं बच्चों वो होती हैं विलोपन अभिक्रियाएं, फिर विलोपन होती है। इसका मतलब जो आपका नाइट्रीकरण आप करा रहे हो बच्चों वो एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ESR, ठीक है। बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पे, मगर आप नीट की अभी प्रिपरेशन कर नहीं रहे हो, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में अभी पढ़ने की, ठीक है, पढ़ाएंगे जब नीट आप जेई करोगे तो जरूर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो होता क्या है वो मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। होता ये है प्रतिस्थापन अभिक्रिया होना चाहती है, मगर प्रतिस्थापन अभिक्रिया की दर जो होती है अम्ल क्षार अभिक्रिया से धीमे होती है। तो सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास होता है NH2, और NH2 पे बैठे होते हैं लोन पेयर, और ये चलाते हैं आंखें इधर उधर कि भैया कहीं से प्रोटॉन मिले। तो होता क्या है भैया, अम्ल है H2SO4, और ये प्रोवाइड कराता है H+, और जैसे ही H+ मिलता है तो मैंने आपको बोला था और आपको भी पता है, क्या पता है, जो लोन पेयर होते हैं ये किसकी तरह करते हैं वर्क, बेस की तरह, बेस
बोले तो क्षार। और H प्लस जो होता है वो किसकी तरह करता है, वो करता है अम्ल की तरह, यानी अम्ल से आया तो अम्ल की तरह बिहेव भी करेगा, इसमें भी कोई सोचने वाली बात नहीं है। पहली बात, जो हाइड्रोजन एटम है ये छोटू होता है, ठीक है, बेबी एटम कह सकते हैं, बेबी छोटा सा होता है, ठीक है, वो वाला बेबी नहीं है, ज्यादा खुश मत हो, ठीक है, ये बेबी मतलब छोटा एटम है। तो ये छोटा एटम है, ये बेबी है, और ये क्या है, बेस। और बेबी को क्या पसंद है, बेस पसंद है। तो ये जो बेस है इस बेबी को ले जाता है, और बेबी को जैसे ही लेके जाएगा भैया यहां तो तांडव हो जाएगा, किस पे, नाइट्रोजन पे। और नाइट्रोजन पे तांडव होकर भैया ये बन जाएगा एनिलीनियम आयन। अगर एनिलीनियम आयन बना तो नाइट्रोजन तो पगला जाएगा भाई, ठीक है। क्यों पगलाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पे होता भैया, वो चला गया, अगर वो चला गया तो नाइट्रोजन तो बहुत विद्युत ऋणात्मक है, तो ठीक है, गुन्ना आएगा। ये गुन्ना आएगा तो क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा। अब ये वर्क करने लगेगा माइनस एम की तरह। और बच्चों अगर आपको पता हो बेंजीन रिंग पे अगर माइनस एम लगे हैं तो भैया वो हो जाते हैं मेटा निर्देशी। अगर मेटा निर्देशी होंगे तो जब भी कोई NO2, अरे भैया सॉल्यूशन में तो बहुत NO2 आवारा पागल दीवाना की तरह घूमते होंगे, अगर ये घूम रहे हैं तो ये NO2 पे जाके अटैक कर लेंगे, और नाइट्रो कंपाउंड जो है मेटा नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है, ये बन जाएगा। और ये अच्छे अमाउंट में बनेगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में ये इंटरमीडिएट आपके घूमते होंगे, और फिर यहाँ से ये उत्पाद बन जाता है। बहुत डीप हो गया, इतना डीप आपसे यूपी बोर्ड में पूछने वाला नहीं है कि क्यों बनता है। अगर पूछ ले तो आप बता सकते हो कैसे, आप ऐसे बना सकते हो कि अम्ल क्षार अभिक्रिया से एनिलीन, अम्ल से अभिक्रिया करके एनिलीनियम आयन बनाती है, और एनिलीनियम आयन बनने के वजह से मेटा उत्पाद बन जाता है, वो भी अच्छे अमाउंट में बन जाता है। यही आपको याद रखना है। ये मैंने कराया था जब मैंने बच्चों को बताए थे, स्पेशल क्वेश्चन कराए थे जब मैंने, ठीक है, क्लास में, तो मैंने बोला था ये बढ़िया क्वेश्चन है, टारगेट कर लेना। 2-3 बार तो भैया नीट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो हल्के में कतई ना ले, ठीक है। यूपी बोर्ड पूछ सकता है, क्योंकि यूपी बोर्ड कुछ भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड कहीं से भी क्वेश्चन उठा देता है, ठीक है। और ज्यादातर CBSE के कॉपी पेस्ट कर रहा है, हिंदी में दे रहा है, तो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा भैया, ठीक है। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, टारगेटिंग बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। हर किसी की बस की बात नहीं है, ठीक है, ज्यादातर छोड़ देते हैं, छोड़ो ये नहीं आएगा बोर्ड में, ठीक है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया कराने पर रासायनिक समीकरण लिखिए। और भैया ग्लूकोज तो होता है एल्डिहाइड, और ग्लूकोज का सूत्र लिख देते हैं भाई CHOH का होल 4, और बच्चों ये बन जाता है CH2OH। अब इसकी अभिक्रिया किस किस से करानी है, देखो 2 अभिक्रिया करानी है, मैं एक साथ करा देता हूं, आप लोग अलग अलग करना। कह रहा है एक तो भैया आपको करानी है NH2OH से, और दूसरी आपको करानी है HCN से। और ये जो बच्चे, ठीक है, पढ़ रहे हैं उन्हें मैंने बताया था ये योगशील अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, और यहाँ पर योग हो जाता है। और कैसे अभिक्रियाएं होंगी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा बच्चों, ये बनेगा CH डबल बॉन्ड, ठीक है, NOH ऑक्साइड बनेगा, CHOH का होल 4 और CH2OH, तो इसे बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्सिम। और हाइड्रो HCN का जब भी योग होता है तो बच्चों यहाँ पर बन जाता है साइनोहाइड्रिन, लाइक दिस, CMOH, यहाँ पर कुछ होगा नहीं, CHOH का होल 4, और ये मजे में बैठे रहेंगे। तो ये जो बनेगा इसे बोलते हैं बच्चों साइनोहाइड्रिन। कौन सा साइनोहाइड्रिन भैया, किससे बन रहा है, ग्लूकोज से, तो इसे बोलेंगे बच्चों ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। भैया ये ग्लूकोज से ऑक्सिम बन रहा है तो इसे बोलेंगे ग्लूकोज ऑक्सिम, ग्लूकोज ऑक्सिम। अब कई बच्चे कहते होंगे भैया ये बना कैसे, आपको तो रटा हुआ था, कई सालों से आप पढ़ा रहे हो तो आपको रटा हुआ है, हमें तो पता नहीं है, तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, ठीक है। बच्चों को पता है मगर तुम्हें भी बता देते हैं, ठीक है। अगर आप आए हो तो फिर आप कुछ ना कुछ गेन करके जाओगे, तो मैं बताता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक। और ना तो जब एल्डिहाइड कीटोन का 1 शॉट आएगा तो वहाँ पर मैं जरूर कराऊंगा, ठीक है, तो वहीं पर करा देते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर छोड़ो, ठीक है, वहीं पर करा देंगे जब एल्डिहाइड कीटोन का 1 शॉट आएगा। अब क्वेश्चन भी बहुत है, ठीक है। अगला है परासरक दाब को परिभाषित कीजिए। परासरक दाब और विलेय की मोलरता द्रव्यमान के संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है, बढ़िया बात, ठीक है। परासरण दाब क्या होता है, देखो आपको पता है परासरण क्या होता है। परासरण क्या होता है, एक हम विलयन लेते हैं, देखो समझ लो, देखो परासरण भी आप यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। सपोज दैट ये आपने विलयन ले लिया और बीच में क्या ले लिया, पर्चमेंट झिल्ली ले ली, ठीक है, SPM बोलते हैं इंग्लिश में इसे,
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और हिंदी में बोलते हैं परचमेंट झिल्ली। इस झिल्ली का एक काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि इस झिल्ली का काम क्या है। इस झिल्ली का ये काम है, ये विलायक के अणुओं को गमन करने देती है, विलायक के अणुओं को, और विलेय के अणु इधर उधर भागते हो तो उसे घुसा देती है, मतलब इधर से ना इधर जाने देगी विलेय के अणुओं को, ना इधर से इधर जाने देगी। एक तरफ हम क्या लेते हैं बच्चों, एक तरफ हम लेते हैं तनु विलयन। तनु विलयन का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, सही है। और एक तरफ हम लेते हैं सांद्र विलयन, किसके साथ, ये लेते हैं भैया आबादशील विलय लेते हैं वैद्युत अपघट के साथ, यानी कि ये होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड बोले तो सांद्र और डाइल्यूट बोले तो तनु, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो एसपीएम होती है ये कुछ ना कुछ करेगी, बिल्कुल करेगी। अब मैं आपको वही चीज बताता हूँ। एक बार ये पूछा गया था नीट में, आपके काम की नहीं है मगर फिर भी आप सुनते जाओ, आए हो तो, ठीक है। एसपीएम किसकी बनी होती है, एसपीएम जो झिल्ली होती है वो कौन से सब्सटेंसेस, कौन से पदार्थ की बनी होती है, ये कमेंट करके आप मुझे बताना, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क दे दिया है, ठीक है, बताना आप जरूर, ठीक है। होता क्या है, अब जो विलायक के अणु हैं, तनु विलयन से विलायक के अणु स्वतः ही परचमेंट झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन की तरफ जाने लगते हैं, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। अब बच्चों क्या होता है, अगर मुझे परासरण को रोकना है तो सांद्र विलयन की ओर एक बाह्य पी एक्सटर्नल लगा देते हैं, बाह्य दाब लगाते हैं, ठीक है। तो जिससे हम ये जो दाब लगाते हैं, ये मॉलिक्यूल इधर भाग रहे हैं सटासट सर 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 सर, तो जब इधर से दाब लगता है तो ये इधर इधर भगा देता है, तो ये इधर से जाने की दर और इधर से आने की दर बराबर, यानी कि आओ बराबर जाओ, ठीक है। आओ बराबर जाओ बिल्कुल इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिसको आपने सुना होगा साम्यावस्था आ जाती है, और साम्यावस्था आने पर इक्वेशन रुक जाती है दोनों तरफ। और इसने क्या कर दिया, पी एक्सटर्नल ने, बाह्य दाब ने परासरण की प्रक्रिया को रोक दिया, और यही बाह्य दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब क्या कहलाता है। बहुत अच्छे बच्चों, आप तो बहुत होशियार हो। बास दाब वो परासरण दाब कहलाता है। अब परासरण दाब का व्यंजक भी इनने पूछ रखा है, तो मैं आपको बताऊं। देखो, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वॉन्टॉप कारक, उनने इसका, ठीक है, स्थापित करके दिखाया। इन्होंने बोला कि भैया गैसीय जो समीकरण होती है, आदर गैस समीकरण होती है, सभी बच्चों ने पढ़ी, हाँ भैया हमने पढ़ी है, पी बराबर एनआरटी होती है, पीवी बराबर एनआरटी होती है, ठीक है। इक्वेशन मान बताओ, ठीक है। पी बराबर क्या होता है, पी बराबर एन अपॉन बी इंटू आर इंटू टी होता है, इक्वेशन 2। बच्चों सबको पता है सी बराबर क्या होती है, सांद्रता होती है, और ये होती है एन अपॉन बी, ये समीकरण 3, यानी पी बराबर सी आर टी हम लगा सकते हैं। फिर से आप समझो, ये किसके लिए वैलिड है, पी बराबर सी आर टी, गैस के लिए। भैया वॉन्टॉप ने बोला कि भैया ये समीकरण आप लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि द्रव विलयन को भी लगा सकते हैं। कब, जब P की वैल्यू किसके कर दो, पाई के, और पाई क्या होता है, P तो होता है दाब और पाई होता है परासरण दाब। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण 5 की वैल्यू आप कहाँ रख दो, 4 में, और पाई बराबर सी आर टी, यही हमारा बन जाता है संबंध। और इसने किस किस में पूछा है, इसने पूछा है भैया द्रव्यमान के मोलर द्रव्यमान, विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध पूछिए। भैया ये तो गलत बात हो गई, मोलर द्रव्यमान तो आया नहीं, तो यहां से ये और ये, अब देखो मोलर द्रव्यमान यहीं से बना दूं, तो सी बराबर होती है एन अपॉन बी, और एन क्या होती है, विलय की मोल, तो विलय का भार बटे विलय का अणु भार इंटू बी, ये वैल्यू जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो पाई बराबर हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम बी आर टी। बच्चों ये आ गया द्रव्यमान वाला सूत्र पूछा था, तो ये लिख के आना था आपको। अगर ये लिख के आए थे तो टाटा फेस हो जाते, आपको नंबर भी नहीं मिलते, ठीक है। तो आप ध्यान रहे, ये वाला लिखना था जिसमें विलय का द्रव्यमान आया, विलय का द्रव्यमान स्मॉल है, ठीक है, आया समझ में। अगला हमारे पास क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगला आते हैं हम 5 का का था ये, ठीक है, 5 के खा पे आते हैं हम। 5 का खा क्या है उस पे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, 5 तो अपने कवर ही कर लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, अच्छा पोर्शन है इसमें न्यूमेरिकल का। देखो आगे बढ़ते हैं 5 के खा की तरफ। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई, अच्छा इकाई तो अभी मैंने सूत्र बताया क्या बनेगा, बन जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तथा व्यंजक भी लिखना है, तो व्यंजक को भी लिखना है, स्थापित नहीं करना है।
तो बच्चों आपको बताया था शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए RT बराबर R0 माइनस KT। अब आप कहोगे तुम्हें कैसे पता, तुम्हें भी पता है, याद करना है, बस इसे 2-3 बार याद कर लो। प्रथम कोटि शून्य कोटि दोनों के व्यंजक याद कर लो। प्रथम कोटि का होता तो क्या होता, हाँ बिल्कुल होता KT बराबर 2.303। ठीक है, क्या होता है बच्चों, ठीक है KT बराबर 2.303 log 10 बेस। ठीक है, क्या कर सकते हैं, या तो A अपॉन A माइनस एक्स लगा सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो KT बराबर 2.303 log 10 बेस R0 अपॉन, अरे बोल दो यार, RT। ठीक है, R0 अपॉन RT। तो यहां से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये प्रथम कोटि का व्यंजक है, ये शून्य कोटि का है, शून्य कोटि का पूछा था, मैंने वही लिख दिया है। और यहां से आपको मिलते हैं भैया 4 नंबर। ठीक है, बताओ यार, यूपी बोर्ड लुटा रहा है नंबर, बस लूट मिले, बच्चे को लूटने की अक्ल होनी चाहिए। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत अच्छे, एवं 3 अभिलाक्षणिक गुण। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप याद कर लेना। संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हो, ठीक है, इसके 4 गुण लिखिए। ठीक है, तो कह रहा है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है बच्चों। ठीक है, तो संक्रमण तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों, ठीक है, वो होता है आपका, ठीक है, N-1 D 1 to 10 और NS2। तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, ये होता है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसने क्या पूछा है, 3 अभिलाक्षणिक गुण बताइए। तो मैं तो आपको कहूंगा रंगीन आयन भी बनाते हैं कौन, संक्रमण तत्व। कैसे, DT संक्रमण के वजह से, और एक और बताया था चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के वजह से, और परिवर्ती संयोजकताएं भी प्रदर्शित करते हैं। अगला, समकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। ठीक है, उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और अगर आपको पता हो, ठीक है, तो ये भी मैंने आपको कराया था। ठीक है, उत्प्रेरकीय गुण के साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि ये क्या करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। इसके साथ इनका इर्रेगुलर क्या रहता है, एनन एंथैल्पी रहती है। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बहुत अधिक होती है। तो ये काफ़ी मैंने गुण बता दिए, 10 लिखाएं, आपको कोई 3 लिखने थे, लिख दोगे आराम से। उपसंयोजी यौगिक के संबंध में बर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, 4 नंबर। बर्नर का सिद्धांत, अगर हम बात करें उपसंयोजी यौगिक में, वो 3 सिद्धांत है बच्चों, इन्हें कर लेना। कौन कौन से, बर्नर का सिद्धांत, संयोजी बंध सिद्धांत BBT, और एक CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इनमें से एक सिद्धांत आपको मिल जाएगा 4 नंबर में, और 4 IUPAC आ रहे हैं, पक्के पक्का है। ठीक है, आधे नंबर में 4 आएंगे। IUPAC नाम लिखवाएगा, सूत्र देगा, और ना तो अब ये चूना लगाने लगा है, क्या देता है, IUPAC नाम देता है, तो फिर सूत्र बनवाता है। ठीक है, दोनों आप कर सकते हो, दोनों सिखाए। तो क्या होता है बर्नर सिद्धांत, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बता दूं। बर्नर ने ये बताया कि भैया उपसंयोजी यौगिक के पास 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। एक जो संयोजकता होती है उसे हम प्राथमिक संयोजकता कहते हैं, और दूसरी जो संयोजकता होती है वो कौन सी होती है, द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। प्राथमिक जो संयोजकता होती है भैया, वो ऑक्सीकरण संख्या के बराबर है। अगर संकुल यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या जितनी होगी उतनी ही उसकी प्राथमिक संयोजकता होगी, और द्वितीयक संयोजकता जो है वो उसकी समन्वय संख्या के बराबर होगी। प्राथमिक संयोजकता आयनित होती है, यानी कि आयनाइज्ड हो जाती है, और द्वितीयक संयोजकता अनायनित होती है। प्राथमिक संयोजकता दिशात्मक नहीं होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता दिशात्मक भी होती है। प्राथमिक संयोजकता को डॉटेड लाइन द्वारा, ठीक है, यानी बिंदु रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि द्वितीयक रेखा को एक मोटी लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो ये था हमारा बर्नर सिद्धांत। इतना छाप के आते तो आपको 4 नंबर मिल जाते। ठीक है, और मिलेंगे भी। 6 का जो है वो अमोनिया है, यानी P ब्लॉक है, कट मारो, कट गया है। 3 अंतर हैलोजन, ये भी कट गया है। ठीक है, अब आते हैं भैया, अब ये ऑर्गेनिक के पीछे पड़ गया। ठीक है, ऑर्गेनिक भी अच्छी आई है, तो देखते हैं क्या क्या पूछा है। इनने पूछा है 6 का खा, 6 के खा में पूछा है निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखिए। अब भैया 5 नंबर की टिप्पणी दे दी आपको। प्राथमिक अल्कोहल का बी हाइड्रोजनीकरण। अरे भैया, जब हम प्राथमिक अल्कोहल को बी हाइड्रोजनीकरण मतलब समझ रहे हो, कॉपर की नलिका में जब हम प्राथमिक अल्कोहल को 573 केल्विन ताप पर कॉपर की नलिका से प्रवाहित करते हैं, तो प्राथमिक अल्कोहल एल्डिहाइड में परिवर्तित, द्वितीयक अल्कोहल कीटोन में, और तृतीयक एल्कीन में परिवर्तित हो जाती है। तो ये टिप्पणी आप लिख देंगे। फिनोल का नाइट्रीकरण। अब भैया फिनोल का नाइट्रीकरण हम 2 प्रकार से करा सकते हैं। अगर फिनोल का नाइट्रीकरण तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे तो आपको ऑर्थो पैरा
नाइट्रोफिनोल मिलेंगे। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल मुख्य उत्पाद होता है। क्यों बच्चों, ये आप कमेंट करके बताइए क्यों होता है। वैसे ऑर्थो अल्प होते हैं मगर इसमें ऑर्थो मुख्य हो जाता है और पैरा अल्प हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी सांद्रनाइट्रिक अम्ल से करेंगे तो भैया हमें मिलता है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल का दूसरा नाम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और ये किसकी तरह कार्य करता है, बड़म विस्फोटक की तरह कार्य करता है, ठीक है, धमाका करेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो और इनने पूछा है एनिसोल के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो जब एनिसोल क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कई बच्चे कमेंट भी कर रहे थे सर एनिसोल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप हमें समझा दो। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, एक एल्कलीकरण और दूसरी एसिटिलीकरण, ठीक है। एल्कलीकरण क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कराते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में एनिसोल से, तो एल्कलीकरण। और अगर हम एसिटाइल हैलाइड एसाइल हैलाइड की कराते हैं या एसिल हैलाइड की कराते हैं तो एसिटिलीकरण हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ कोई सी। तो दो एनिसोल क्या होता है बच्चों, एनिसोल होता है बेंजीन के सर पे OCH3, ये बोलते हैं एनिसोल, और इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन भी, ठीक है। तो मिथॉक्सी बेंजीन इसका IUPAC नाम है, एनिसोल इसका साधारण नाम है। इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम किसी भी एल्किल हैलाइड से, जैसे CH3Cl निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा इलेक्ट्रॉन इस नहीं CH3+ बनेगा और कहाँ कहाँ पे चिपक जाएगा भैया, ये चिपकेगा कहाँ, एक तो ऑर्थो पे आके चिपकेगा जो कि अल्प उत्पाद होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में टकरार होगी, टकरार भुर भुर होगी, इन दोनों आपस में लड़ेंगे तो प्रतिबिंब बाधा बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्रतिकर्षण होगा तो अस्थायी हो जाएंगे और इनका अल्प बनेंगे। और अगर CH3 पैरा पे ट्रांसफर हुआ तो बच्चों ये बन जाएगा CH3 और CH3, भैया ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका मुख्य उत्पाद, ठीक है। तो ये था हमारा एल्कलीकरण। ऐसे ही आप एसिटिलीकरण कर सकते हैं। एसिटिलीकरण भी मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। कई बच्चे होंगे कि भैया तुमने लैंग्वेज तो लिखा ही नहीं, तो लैंग्वेज अभी बताते हैं बच्चा, ठीक है बच्चा, ठीक है वेट करो अभी बताते हैं क्या होती है। तो ये बनेगा निर्जल AlCl3 के साथ। निर्जल AlCl3 के साथ में वही बात है, घिसी पिटी क्या होगा, एक बार यहाँ से Cl हटेगा बच्चों, ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और ये जुड़ जाएगा COCH3, फिर से ये अल्प होगा। क्यों होगा, बरबर होगी, इन्हें आपस में टकरार होगी, ठीक है, इसलिए ये दूर भागना चाहेगा और ये बनेगा बच्चों OCH3 और C डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारा मुख्य उत्पाद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्थायी है, ठीक है, त्रिविम बाधा बहुत कम होगी, तो ये हमारा। अब अच्छा कई बोलेंगे और भैया लैंग्वेज तो लिखा ही नहीं, लैंग्वेज क्या क्या करें, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। जब एनिसोल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड आपका कोई भी हो सकता है, एल्किल तो R होता है, हैलाइड तो X होता है, RX के साथ कराओ निर्जल AlX3 के प्रेजेंस में, तो हमें ऑर्थो एनिसोल तथा पैरा एनिसोल उत्पाद के रूप में बनते हैं। पैरा मुख्य उत्पाद होता है, ऑर्थो अल्प उत्पाद होता है, और आपको मिलता है बच्चों यहाँ से 5 नंबर की टिप्पणी में, ठीक है, नंबर मिल जाते हैं जो भी मिलेंगे यार, ठीक है, वो तो एग्जामिनर बताएगा, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अथवा की तरफ, और अथवा में आई है आपकी नेमिंग रिएक्शन। भैया टॉप नेमिंग रिएक्शन लिखाई थी मैंने 10, बस इतनी कर लो, ज़्यादा की टेंशन आपको है नहीं। और 10 नेमिंग रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं, ये कौन कौन सी हैं, रायमाटीमा पहली, कोल्बे शिफ्ट दूसरी, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया तीसरी, ठीक है, फिटिक चौथी, एल्डोल संघनन पांचवी, कैनिजारो छठवीं है, HVZ सातवीं है, 8वीं ईटार्ड है, ठीक है। और इसमें आप चाहो तो एक और अभिक्रिया बनती है कार्बिलामीन परीक्षण, हाफमैन ब्रोमामाइड, बस इतने से काम हो जाएगा। देखो यही आई है, ठीक है। आपसे पूछा है निम्नलिखित अभिक्रिया रासायनिक समीकरण लिखिए, भैया रासायनिक समीकरण लिखनी है, लैंग्वेज भी लिखनी है। कह रहा है कोल्बे अभिक्रिया, अभी बताई थी कोल्बे क्या होती है, पहले हम बात करते हैं क्या होती है। जब फिनॉल की अभिक्रिया, देखो लैंग्वेज तो आप लिख ही दोगे, मैं रिएक्शन लिखा देता हूं। जब फिनॉल की अभिक्रिया किससे कराते हैं बच्चों, फिनॉल की अभिक्रिया हम कराते हैं CO2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसी भी बेस के प्रेजेंस में करा सकते हैं। पहला तो ये रिएजेंट रहता है, फिर उसका कराएंगे अम्लीकरण, और अम्लीकरण कराने पर हमें मिलते हैं 2 उत्पाद, कौन सा, ऑर्थोसैलिसिलिक अम्ल और साथ में मिलता है पैरासैलिसिलिक अम्ल।
दिस एंड दिस, और ये होता है हमारे पास मुख्य उत्पाद। क्यों होता है? और ये होता है हमारे पास अल्प। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बन जाते हैं एच बॉन्डिंग, तो इसका स्थायित्व ज्यादा हो जाता है, तो ये मुख्य हो जाता है, तो ये कोल्बे अभिक्रिया। अब आपको क्या कैसे करोगे, इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिख सकते हैं, जब फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाती है तथा उसका अम्लन कराने पर हमें ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड एंड पैरासैलिसिलिक एसिड उत्पाद के रूप में मिलता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कोल्बे अभिक्रिया। अगली हमारे देखो रायमेटिमान। ठीक है, मैंने तो अभी बोला था रायमेटिमान आती है, और ये भी बच्चों फिनोल की अभिक्रिया है। ठीक है, जो एग्जामिनर है वो फिनोल लवर है, फिनोल को बहुत पूछ रहा है, लगता है एल्कोहल ज़्यादा ही पसंद थी इस एग्जामिनर के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये क्या होता है, जब फिनोल की अभिक्रिया किससे करा देते हैं, किसी भी एल्कली के साथ में क्लोरोफॉर्म से करा देते हैं बच्चों, CH Cl3, और इसका भी हमें क्या कराना पड़ता है, अम्लन कराना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड्स बनते हैं लाइक दिस। ठीक है, ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड और पैरासैलिसिल एल्डिहाइड लाइक दिस। ठीक है, इसमें भी बच्चों ये मुख्य होता है। फिर से वही रीजन, आंतरा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बॉन्ड नहीं बंद बनेगा। ठीक है, आप तो हिंदी मीडियम से हो, तो बंद बनेगा, तो ये अल्प बनेगा। इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे, जब फिनोल की अभिक्रिया ठीक है NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्या बनता है, इसका अम्लन कराने पर ऑर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड तथा पैरासैलिसिल एल्डिहाइड उत्पाद के रूप में बनते हैं, और इस अभिक्रिया को रायमेटिमान कहते हैं। बच्चों सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई अभिक्रिया। इसके बाद है 7 का काम। 7 के काम में क्या पूछा है, ठीक है, देखते हैं जरा ये अभिक्रिया। अच्छा, एक और बची है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, और अभी मैंने बोली थी विलियम संश्लेषण अभिक्रिया आती है और आएगी। तो विलियम संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, तो जब हम एल्को ऑक्साइड की अभिक्रिया, एल्को ऑक्साइड होते हैं RONA की अभिक्रिया एल्काइल हैलाइड से कराते हैं, जब ये अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पे बन जाता है बच्चों ROR, साथ में बनता है NaX। ये जो ROR बनते हैं बच्चों, यही होता है हमारे पास ईथरवा और NaX। तो जो ईथरवा है ये RR से भी हो सकते हैं, तो सम्मित ईथर बन सकता है, या फिर RONA और RDX ये असम्मित भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ROR- यानी कि असम्मित ईथर भी बन सकता है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ विलियम संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं सम्मित ईथर असम्मित ईथर दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों वाला टिक कर देना, ये सही आंसर होगा। अच्छा, इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे, तो आप लिख सकते हो जब एल्को ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं, आप बताएंगे इसमें कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। SN2 अभिक्रिया क्रिया विधि होती है, और उसकी तुलना में हम सम्मित तथा असम्मित ईथर बना सकते हैं। इसके काफी क्वेश्चन है, कराऊंगा मैं किसी दिन, वीडियो लेके आऊंगा। अब है का क्लोरोबेंजीन के साथ हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट तथा बुट्स फिटिंग की अभिक्रिया की। अच्छा, इनने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारी रिएक्शन इनने पूछ ली है। ठीक है, तो चलो एक को निपटाते हैं। देखो बुट्स फिटिंग आ गई है इसमें, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट भी आ गई है। ठीक है, तो देखो इसने क्या पूछा है, क्लोरोबेंजीन के हेलोजनीकरण की अभिक्रिया। तो पहली इसने पूछी है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का हेलोजनीकरण तो मैं क्लोरीनीकरण करा देता हूं, यानी कि Cl2 से अभिक्रिया करा देते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल मतलब AlCl3 की उपस्थिति में, या FeCl3 कोई लुईस हम लेंगे, लुईस अम्ल की उपस्थिति में जैसे ही आप कराएंगे बच्चों, यहां से बनता है दिस ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, और एक बनता है पैरा क्लोरोबेंजीन। तो पहली तो ये बोली है हेलोजनीकरण। फिर इन्होंने पूछा है दूसरा नाइट्रीकरण। अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराए बच्चों, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, जब भी ये अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, मैंने बोला था नाइट्रीकरण में जो बेकारी बनता है बच्चों वो बनता है NO2, यहाँ से बनेगा ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये दूसरी है। तीसरी इतने पूछी है सल्फोनेशन। लो भैया, सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण बात एक ही है, चूना लगाता है ये। ठीक है, चूना कैसे लगाता है, हिंदी मीडियम को इंग्लिश लिख देगा सल्फोनेशन, बच्चा डर जाए तो डर भी जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लेंगे सांद्र H2SO4, टेम्परेचर होता है, आप याद मत रखना, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं Cl,
यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनता है सल्फोनेशन में SO3H, और एक आप पैरा पे लगा देंगे लाइक दिस, ठीक है, तो ये बन जाएगा SO3H। अब चौथी जो अभिक्रिया पूछी है बच्चों, फ्रीडल ग्राफ पूछी है, तो मैं यहाँ पर एल्कलीकरण लिख देता हूँ, ठीक है। जब Cl ले लिया और यहाँ पर CH3Cl ले लिया और यहाँ पर आपने निर्जल AlCl3 ले लिया, ठीक है, तो भैया क्या बन गया, ऑर्थो पैरा उत्पाद बन जाएगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा उत्पाद Cl और यहाँ पर CH3 और Cl यहाँ पर CH3 लग जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें अगली इनने क्या पूछी है, अगली भैया इनने पूछी है बुट्स फिटिंग अभिक्रिया। तो बुट्स फिटिंग अभिक्रिया में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं बोलता हूँ बुट्स का मतलब एक हेलो एल्केन है और दूसरा हेलो एरीन है। तो एक तो क्लोरोबेंजीन का अणु ले लो, साथ में 2Na के साथ होती है, एक मैथिल क्लोराइड ले लो, यानी कि हेलो एल्केन ले लो। शुष्क ईथर की प्रेजेंस में ये अभिक्रिया होती है भैया, और जैसे होती है डिब्बा में क्या बंद करवा, ठीक है, गद्दारी करवे, ठीक है, 2 NaCl बंद कर लो और क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा टॉलिन और 2 NaCl हो जाएंगे बच्चों रिलीज। तो ये जो पांचों रिएक्शन थी, इसका वेटेज 1 नंबर का, 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 टोटल मिला के आपका बनता है 5 नंबर। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, 5 रिएक्शन लिखनी थी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अथवा में एक क्वेश्चन इसने पूछा है, अगर मैं एज ए टीचर अगर आपको सजेस्ट करूं अथवा वाला करेंगे ये, तो अथवा वाला जो क्वेश्चन मैं पढ़ा बता देता हूं। हेलो एल्केन के एक अणुक तथा 2 अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मगर एक अणुक 2 अणुक को अब चूना लगा के पूछता है, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखिए। तो SN1 और SN2 अभिक्रिया पे टिप्पणी लिखने से बेहतर है आप बच्चों क्या करें, आप ये फॉलो करें, ठीक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएंगे, और SN1 और SN2 क्या होती है वो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें। बाकी SN1 SN2 पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, क्योंकि SN1 SN2 अपने आप में बड़े टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा बता के आपके साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं पूरा विद मैकेनिज्म विद शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। तो अभी मैं SN1 SN2 को नहीं बता रहा हूँ, मैं आपसे कहूँगा इन्हीं क्वेश्चन को आप क्या करें, ट्राई करें, ठीक है। ऑर्गेनिक के ज़्यादा क्वेश्चन करें, देखो लैंग्वेज वाले ज़्यादा ना करें, क्योंकि थ्योरी आप भूल जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। 2 पंजे 80 कर देते हैं बोर्ड में बैठे बैठे बच्चे, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, तो 2 पंजे 80 भी हो जाता है, ठीक है। तो मगर आपको वो प्रेशर फील नहीं करना है, ठीक है, आपको वो करने हैं जो आते हैं। इसके बाद हमारे पास 7वां का था, का के 2 ऑप्शन थे, एक ऑप्शन तो हमने निपटा लिया, और फिर 7 का खा है। खा में कुछ तो इनने अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, तो पूर्ण करने वाली मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या दिया है इन्होंने, पहली दी है, पहला है RCHO प्लस और डैश लगाया, दिस प्लस 3OH माइनस बनाया, बहुत अच्छे। और इनने लिख दिया है RCOO माइनस प्लस लिख दिया है 2Ag, बहुत अच्छे, प्लस 2H2O, बहुत अच्छे, और साथ में क्या लिखो है, साथ में लिखो है 4 अमोनिया बनना है, ठीक है। अगर आपको बच्चों पता हो तो ये है हमारे पास टॉलिन अभिकर्मक टेस्ट। टॉलिन अभिकर्मक टेस्ट है, तो यहाँ पर टॉलिन रिएजेंट लिख दो, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, और ये होते हैं बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स, यानी 2AgNH3 होल ट्वाइस डैश वाली जगह में आ जाएगा, ठीक है, ये वाली जगह में। दूसरा आपसे क्या पूछा है, दूसरा आपको बनाइए बेंजीन, टॉलिन दी है भैया, बेंजीन के सर पे CH3 टॉलिन है, टॉलिन के साथ में इनने लगा दिया क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, एरो पे इनने लगा दिया CH2, बहुत अच्छे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछ लिया इनने। यहाँ पर दे दी खाली जगह, और इनने यहाँ पर करा दिया हाइड्रोनियम आयन के साथ हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पर बन जाएगा बच्चों बेंजल्डिहाइड, बनाया तो है इनने, तो ये बनाया है इन्होंने बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर एक संकुल यौगिक बनता है बच्चों, तो वो संकुल यौगिक क्या होता है, ये बनता है, संकुल यौगिक की कोई विधि नहीं होती है, OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, ये बनता है OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, तो ये संकुल यौगिक बनता है, और यही इसने पूछा था, ये अगला था। तीसरा अगर हम देखें, तीसरा क्या है, तीसरा हमारे पास बेंजीन है, और बेंजीन की रिएक्शन इनने कराई है COHCl, बहुत अच्छे, और निर्जल AlCl3, यानी कि निर्जल AlCl3, साथ में दिया है COCl। अगर आपको बताओ नेमिंग रिएक्शन है कौन सी, गाटरमान कॉख,
गाटरमान कोच अभिक्रिया है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको बेंजल्डिहाइड यानी बेंजीन से डायरेक्ट आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये खाली जगह में बेंजल्डिहाइड था, यहाँ खाली जगह थी। चौथा आपसे क्या पूछा है, चौथी आपको अभिक्रिया दी है यानी डेड डैश H2 PDBaSO4, और जैसे PDBaSO4 लग जाए भैया ये तो है रोजनमुंडा अपचयन है। ठीक है, रोजनमुंडा अपचयन से क्या बनता है, एल्डिहाइड्स बनते हैं, तो बेंजल्डिहाइड बन रहा है, और बेंजल्डिहाइड बन रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बेंजोइल कौन होगा बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड होगा, क्योंकि एसाइल हैलाइड ये अभिक्रिया देते हैं, तो ये होगा COC। तो बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन करा दो, H2 PDBaSO4 से क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ से आप बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। अगली और बची है पांचवी रिएक्शन, इसको मैं और कवर करा देता हूँ। ठीक है, क्या है पांचवी, इधर करा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, पांचवी रिएक्शन क्या बोली है, RCl बहुत अच्छे साइनाइड, साथ में SnCl2 और साथ में है HCl, एरो लगा है, एरो के बाद खाली जगह दी है इन्होंने, और यहाँ पर H2O लेके, H2O नहीं है हाइड्रोनियम आयन है, सॉरी हाइड्रोनियम आयन लेके, ठीक है, यहाँ पर इनने उत्पाद बनाया है RCHO। बच्चों यहाँ पर इमीन बनती है RCH डबल बॉन्ड NH, तो इमीन आपको बनानी थी, इमीन मैंने बनवाई है शॉर्ट ट्रिक से भी, इसकी शॉर्ट ट्रिक आती है वो भी मैंने आपको समझाई है। अथवा बे एक क्वेश्चन लगा हुआ है, अगर जिसको इसमें दिक्कत है तो अथवा वाला ट्राई करें, अथवा वाला अच्छा है, मगर अथवा वाला टिप्पणी है। ठीक है, एल्डोल संगनन कहनी जा रहा हूँ, देखो आ गई है इसमें, एल्डोल आ गई है, HVZ आ गई, क्लीमेंसन और वॉल्फ-किस्नर, ये भी अपचयन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्लीमेंसन और वॉल्फ-किस्नर अपचयन। ठीक है, ओवरऑल ये टिप्पणी है, ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये टिप्पणी है, तो टिप्पणी भी आपको मैंने 4-5 बताई है, स्त्रीकरण हो गई, इटार्ड वगैरह वगैरह, इन पे टिप्पणी आ जाती है। तो अब इनने क्या पूछा है, अगर आप ये नहीं करना चाहें तो 5 नंबर के 5 टिप्पणियां दी हैं, 5 नहीं दी है, इनने 4 ही दी हैं। अच्छा आदमी है। ठीक है, इन्होंने बोला निम्नलिखित पे टिप्पणी लिखी है, क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है, जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया ZnHgHCl से कराते हैं, एल्डिहाइड कीटोन एल्केन में बदल जाते हैं। ठीक है, वॉल्फ-किस्नर भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब एल्डिहाइड तथा कीटोन की अभिक्रिया NH2NH2KOH और हीट से कराते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन एल्केन में बदल जाते हैं। एल्डोल संघनन सबको पता है, क्या होता है एल्डोल संघनन, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है तनु क्षार की उपस्थिति में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देती है, जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम इसे एल्डोल उत्पाद कहते हैं। जब इसका गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड कीटोन बनता है, जिसको हम संघनन का उत्पाद करते हैं। अगला है हेल फोल्हार्ड बोल दिया है, फोलार्ड कुछ नहीं होता है। ठीक है, पोलार्ड बहुत मारेगा। ठीक है, फोलार्ड नहीं है, बोलहार्ड होता है। तो हेल बोलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया है, इसी को प्यार से बोलते हैं HVZ। तो बच्चों ध्यान रखना, पेपर में HVZ के नाम से आ जाती है। कई बच्चे तो बैठे बैठे कहते हैं ये कौन सी रिएक्शन है, ये तो मास साहब ने पढ़ाई हो ना है। ठीक है, मास साहब गद्दारी करवे तो मास साहब गद्दारी नहीं करवे। ठीक है, मास साहब ने इंग्लिश नहीं बताई आपको, क्योंकि जो हेल बोलार्ड अभिक्रिया है वो भी HVZ अभिक्रिया होती है, और ये क्या होती है, बे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, लाल फास्फोरस, लाल पापा, ठीक है, लाल फास्फोरस और X2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पाद के रूप में बनते हैं। अगर आप चाहें तो मैंने लैंग्वेज में आपको बता दिए, 2 मिनट आपके और लूँगा, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, देखो कैसे अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, तो पहले मैं अगर क्लीमेंशन की बात करूँ तो अगर हम चाहें एल्डिहाइड लें और इसकी रिएक्शन ZnHg/HCl से कराएं तो ये बन जाता है बच्चों एल्केन RCH3। तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है बच्चों एल्केन, ये एल्डिहाइड था। अगर हम यहीं पर कीटोन ले लेते हैं लाइक दिस कीटोन, और कीटोन की रिएक्शन भी हम ZnHg/HCl से कराते हैं बच्चों, तो यहाँ से बन जाता है RCH2R, और ये भी क्या बन जाता है, एल्केन ही उत्पाद के रूप में बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे पास क्लीमेंसन अपचयन है। ठीक है, जब एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया ZnHgHCl से कराते हैं तो एल्केन उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करा दें, NH2 KOH और हीट, तो यहाँ से भी हमें एल्केन बनता है। ठीक है, ये एल्केन के रूप में बन जाता है। और अगर हम कीटोन्स लेते हैं लाइक दिस, ये आपने कीटोन लिए और इसकी भी रिएक्शन आप NH2 KOH और हीट से कराते हो तो यहाँ पर भी आपके पास एल्केन बन जाएगा
अब फर्क का तो कुछ नहीं है, ठीक है, फर्क तो इन दोनों में कुछ नहीं है, मगर ये अलग अलग बेस में होती है। नीट में क्वेश्चन पूछते हैं एसिडिक सेंसिटिव नहीं देते हैं बेस, बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आप मत समझो, आप इतना याद रखो। कई बार देखो मुझे तो ये रिएजेंट कभी याद नहीं होता था, जब मैं नीट की जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे बड़ी दिक्कत आती थी, तो मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी है, मैं आई होप मैं आपको बताता हूँ। देखो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, तो देखो बॉल्फ, इसका नाम है बॉल्फ किस्नर। क्या नाम है? बॉल्फ किस्नर, बॉल्फ किस्नर, बॉल्फ किस्नर रिडक्शन। अब हिंदी में कहते हैं बॉल्फ किस्नर अपचयन, ठीक है। अब होता क्या है, तो बॉल्फ क्या होती है बच्चों? भेड़िया होती है। तो जो बॉल्फ नाचते नाचते NH2 बॉल्फ नाचते नाचते KOH का मतलब देखो, बॉल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया, KOH कुछ कर गया, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में बदल गया। वाह वाह, ठीक है। तो क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक? बॉल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में बदल गया। बहुत अच्छी बात, और ये आप रिएक्शन कर सकते थे, बहुत इजी थी, शॉर्ट ट्रिक भी आपको पता चल गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा। अब हमारे पास थी क्लीमेंसन और बॉल्फ किस्नर रिडक्शन होने के बाद बच्चों बच्चा है हमारे पास एल्डोल संघनन। ऐसे एल्डिहाइड कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसके दो अणु आपस में तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं, और जैसे करते हैं तो यहां से बनता है बच्चों ये दिस वन, इसे बोलते हैं अल्फा बीटा, इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बच्चों, CHO है तो इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। अब बच्चों देखो इसी पे OH है, इसी पे एल्डिहाइड है, तो एल्डोल, इसे एल्डोल कहते हैं। ये एल्डोल का उत्पाद होता है। जब इसको हम गर्म कर दें तो अल्फा से H, बीटा से OH जाता है, और ये बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अल्फा बीटा असंतृप्त CHO बन रहा है, तो इसे बोल देते हैं एल्डिहाइड, और जे बनता है हमारे पास संघनन का उत्पाद। तो ये होती है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन अभिक्रिया, यानी एल्डोल संघनन अभिक्रिया। लास्ट बची है HBZ, जिसे हम कहते हैं हेड फोलार्ड नहीं है, बोलहार्ड, ठीक है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसकी लाल पापा की उपस्थिति में X2 से अभिक्रिया कराते हैं। X2 क्या क्या हो सकते हैं? F2 Cl2 Br2 I2, अरे नहीं, Cl2 और Br2 होते हैं। जैसे आप अभिक्रिया कराएंगे, एक अल्फा का H हटा दो भैया, और वहां पर X लगा दो, और ये बन जाता है COOH, ये उत्पाद बनेगा। देखो यहाँ से H हटा, X का बनाऊं, HX बनेगा, ठीक है। तो HX बन जाता है, और ये जो हमारा जो सैंपल पेपर जो था भैया 2022 का सेट फर्स्ट था, GH सेट था, ये कवर हो चुका है, ठीक है। आराम से तैयारी करें बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छे से मेहनत करो, तगड़े नंबर लाने हैं। और आपके लिए मैं देखो एक चीज़ और बताऊं, जब पेपर होगा, यूपी बोर्ड का पेपर होगा या CBSE का, तो हम आपके सेंटर पे ही पहुंचेंगे, वहाँ पर एक वीडियो क्लिप जरूर शूट करेंगे, जिससे हम ये पता चलेगा कि आपने कैसा किया, और फिर उसको यूट्यूब पर डाल के, ठीक है, आपको वायरल कर देंगे, ठीक है। मगर वायरल तभी होगे, तभी मज़ा आएगा टीचर को भी, आपको वायरल होने में, जब आप 90+ नंबर लाओगे बच्चा, ठीक है, तो फिर मीठा लेके आओगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। अभी तो आप मीठी बातें करें, मतलब पढ़ाई करें मेनली। अभी आपको किसी से कोई मतलब नहीं रखना है कि मैच क्या चल रहा है, मैच में क्या चल रहा है, या PUBG या रील्स। सबसे ज़्यादा जो टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे, जब एक बार भैया इंस्टाग्राम खुल गया तो रील पे पेट करते जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर कई बार ठीक है, कई कुछ किसी के फैन है, किसी के है, ठीक है। तो कई सारी वायरल मीम्स देख रहे हो, वो मीम्स देखना अभी बंद कर दो फिलहाल। अगर आप यूपी नीट और जेई के एस्पिरेंट हैं तो आप क्या करें, प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू बच्चों, ठीक है, ऐसे ही प्यार करते रहें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, ठीक है। आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, और मैं तो बनाता रहूँगा, कुछ मत करो, ठीक है। मैं तो, ठीक है, आपकी हेल्प करता रहूँगा, और बाकी आपकी मर्जी है, आपके ऊपर है, ठीक है। हेल्प करेंगे तो बढ़िया बात है। थैंक यू।